अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to campus.pk. Here is कुमैल हैदर. वालेकुम सलाम बेटा हमज़ा. वालेकुम सलाम. हाँ जी जी बेटा, मैंने वर्कशीट जो है रात को अपडेट तकरीबन शाम को किया था, कल अपलोड किया था. अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है बच्चे. तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो ज़रा स्लाइडली थ्योरेटिकल भी है और इसमें कुछ मैथमेटिकल पोर्शंस भी आ जाएंगे. वैसे भी आप सारे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो इतना आई थिंक सो कि मुश्किल नहीं होगा. सो आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने लगा है बेटा, दैट इज़ रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रीवियस लेक्चर. आपका कोर्स है बेटा, दैट इज़ ECAD NGP. अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे बेटा मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस. यहाँ देखें ज़रा बोर्ड पे सारे बच्चे. जी बेटा ठीक हो गया बेटा, वॉइस ठीक है. अच्छा जी, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में याद रखिएगा जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे दैट इज़ सेपरेटिंग फनल. इसमें आपने करना क्या है बेटा, सेपरेटिंग फनल हम इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट को. ठीक है. अब आप जरा यहां पे देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर ईथर और साथ में वाटर है. फॉर एग्जांपल जरा यहां पे देखिए सारे बच्चे. अब ईथर और वाटर आपस में इमिसिबल है ऑब्वियसली. ठीक है बेटा, आपने क्या करना होता है, आप एक सेपरेटिंग फनल लेना होता है इस तरह. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सेपरेटिंग फनल बना रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल यहां देखें जरा बोर्ड पे. आप क्या करेंगे, आप इसमें दोनों सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे. लेट्स सपोज आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. आप चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं इसको क्या करूं, सेपरेट करूं. बेसिकली एज वी नो दैट हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है इसमें सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स. ठीक है, टू इमिसिबल लिक्विड्स. तो इन टू इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर क्या करेंगे बेटा, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब आप चाहते हैं कि इसको सेपरेट करें, तो आप क्या करेंगे, एक सेपरेटिंग फनल लिया. आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर लेट्स सपोज कि जो हमारे कंपाउंड है वो वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल मौजूद है. लेट्स सपोज कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर के अंदर मौजूद है. आपने क्या करना है, आपने सेपरेटिंग फनल के अंदर उसको ऐड कर देना है. और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास दो मैं लेयर्स बना रहा हूँ. लेट्स सपोज ये एक ईथर है और एक आपके पास वाटर है. फॉर एग्जांपल लेट अज्यूम ये दो लेयर्स आपके पास है बच्चे. अब आप जरा देखिए यहाँ पे, आप इसको नीचे से ऑब्वियसली इसको आपने यहां से टेपर के जरिए बंद करके रखना इसको. और यहां पे आपके पास फॉर एग्जांपल टू इमिसिबल लिक्विड्स है. याद रखिएगा जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होगी वो नीचे होगा और जिसका वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है ना बेटा, इसलिए हमेशा ऊपर होगा. सॉरी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो हमेशा नीचे होंगे और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा. ठीक है, आपने इसको यहां से पकड़ के इसको आपने क्या करना है, शेक करना है. अच्छी तरह शेक करने के बाद फिर आपने यहां से इसको ओपन करके, जाहिर बात है यहां से आप उसको सेपरेट करते जाएंगे. बार बार रिपीट करके आप क्या करेंगे बेटा, ईथर को वाटर से सेपरेट कर देंगे. और एक वक्त आएगा जब आपके पास सारे के सारे जितने भी, देखिए अब यहाँ पे वाटर और ईथर दोनों मौजूद है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है, ईथर में ज्यादा है. एज ए रिजल्ट होगा क्या, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर मौजूद है वो सारे के सारे क्या करेंगे बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आना शुरू हो जाएंगे. इस तरह हम क्या करते हैं बेटा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर के अंदर मौजूद था उसको हम ईथर के जरिए हमने इसको क्या किया बेटा, एक्सट्रैक्ट किया, उसको हमने सेपरेट कर दिया. इस तरह फिर हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर में इंटर होने के बाद, वहां पे जो मिक्स होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद, उसको हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम इवापोरेशन के लिए रख देते हैं. जितने भी ईथर है वो सारे के सारे इवापोरेट हो जाएंगे और आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाएगा. तो दिस फिनोमेना इज बेसिकली नोन एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. इसमें याद रखिएगा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो तमाम कंपाउंड जो हाईली वोलेटाइल हो और थर्मली अनस्टेबल हो उसको हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं.
ठीक है बच्चे, इसमें तो आपके बुक में दो चीजें हैं, एक तो ईथर एक्सट्रैक्शन की बात की है, एक आपके पास आयोडीन एक्सट्रैक्शन की बात की हुई है। आयोडीन इसमें बेटा के एमसीक्यूज है, इसको अच्छी तरह याद रखनी है बेटा आपने। आयोडीन एक्सट्रैक्शन में आपके पास जो नॉर्मल आयोडीन है, मॉलिक्यूलर आयोडीन I2, याद रखिएगा मॉलिक्यूलर आयोडीन या I2 इज पर्पल इन कलर। कलर क्या होता है बेटा इसका, कलर क्या होगा, पर्पल। जी बच्चा आवाज आ रही है, हाँ जी आवाज आ रही है बेटा। पर्पल कलर आपके पास क्या है, आयोडीन। अगर आप इसके अंदर कोई आयोडाइड आयन ऐड कर दे I-, तो याद रखिएगा ये इक्विलिब्रियम के थ्रू आपके पास क्या बना देगा, आयोडाइड, ट्राई आयोडाइड आयंस बना देंगे। और ट्राई आयोडाइड आयन याद रखिएगा ये आपके पास इसके कलर होते हैं डार्क ब्राउन। ये जो डार्क ब्राउन कलर है ये I3 फॉर्मेशन की वजह से है और I2 फॉर्मेशन की वजह से पर्पल है। और याद रखिएगा कि I2 इज सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, हमारे पास 2 सॉल्वेंट होना चाहिए, और I3 इज सॉल्युबल इन वाटर H2O। तो आप इस तरह भी जो है क्या कर सकते हैं, आयोडीन को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रॉम बाय विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो यहां पे आपके पास फिर वही फॉर्मूला होगा कि जो सॉल्यूट होगा वो अपने आप को 2 फेसेस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इस तरह से जो है कि आप उस सॉल्वेंट को, उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट से आप क्या कर देते हैं बेटा, सेपरेट आउट करते हैं। और इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहेंगे। इसमें आपके पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है बेटा, एक तो इस फॉर्म में I3 का जो कलर है डार्क ब्राउन कलर होगा जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, और CCl4 इसका कलर आप याद रखना पर्पल कलर होगा इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आयोडीन, मॉलिक्यूलर आयोडीन विल बी पर्पल कलर। तो इस तरह हम इसको डिस्कस करते हैं आयोडीन के। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जितने भी होंगे वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा बेटा, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में आपने जो मेन बात याद रखनी है बेटा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है बेटा, दिस इज KD इज इक्वल टू CM/CS। CM इज द concentration of the solute in mobile phase divided by concentration of solute in stationary phase। और इसको क्या कहेंगे, distribution coefficient। This KD is known as distribution coefficient। distribution coefficient ये हमेशा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मैं अब जरा आगे चलता हूं। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और भी है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। इसको जरा हम स्लाइडली देख के फिर हम अगला उस पर चलते हैं बेटा। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप सॉल्व करें। कल मैंने आपको वर्कशीट भी दिया था, आप में से किसी का मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया बेटा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग लाजमी डिस्कस किया करें, ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर क्लियर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। MD-CAT के बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप लोगों ने लाजमी अपना कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी आप लोग मैसेंजर पे मैसेज क्या करें, ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट आपके पास आएगा बेटा, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी याद रखिएगा कि क्रोमेटोग्राफी मीन्स कलर राइटिंग। क्रोमेटोग्राफी मीन्स क्या है बेटा, कलर राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मिक्सचर है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 3 कलर्स हैं, डिफरेंट 3 कलर्स है। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं मेरे पास रेड है, मेरे पास रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कलर्स है। अगर इन तीनों को मैं मिक्स कर दूं तो मेरे पास एक मिक्सचर बन जाएगा। अब इस मिक्सचर से रेड को, ब्लू को, ग्रीन को अलग हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हम क्रोमेटोग्राफी के मदद से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको अलग कर सकते हैं। याद रखिएगा जो क्रोमेटोग्राफी है ये सेपरेटिंग टेक्निक है। यह क्या है बेटा, सेपरेटिंग टेक्निक है। दिस इज सेपरेटिंग टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, सेपरेशन करते हैं। और याद रखिएगा ये भी किस चीज को फॉलो करेंगे बेटा, दिस आल्सो फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। याद रखिएगा हमारे पास जो स्टेशनरी फेस है और मोबाइल फेस डिफरेंट हो सकते हैं बेटा, इसमें आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी के 2 टाइप्स हम यहां पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेस एंड। बेटा आप मेरे प्रोफाइल में जाए, बेटा मैंने आप ऐसे करें ना, मेरे प्रोफाइल में जाए, प्रोफाइल में जाने के बाद ड्राइव में पड़ी होगी, आप देख लेना, वहां पे वर्कशीट मैंने अपलोड किया हुआ है, लेक्चर
1, 2, 3 और 4 के। आप वहां से उसको डाउनलोड कर देना और डाउनलोड करने के बाद आप उसको सॉल्व करके मुझे बता देना। ठीक है बच्चे, मैंने अपलोड किया हुआ है वहां, बेटा मैंने अपलोड किया हुआ है। आप मेरे जो है प्रोफाइल में जाके आप सर्च कर सकते हैं, ड्राइव में है। अगर आपको ना मिले तो मेरे प्रोफाइल में जाने के बाद आप उसको रिफ्रेश करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, ओके। अगर फिर भी ना मिले तो आप मुझे मैसेज करके रखते हैं, मैं फिर आपको जो है उसको फिर सेंड कर दूंगा, आपको मैं सेपरेट से उसको सेंड कर दूंगा। हाँ जी, क्रोमेटोग्राफी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। एक तो आप याद रखिएगा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन, और एक है पार्टीशन, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। याद रखिएगा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेस है, याद रखिएगा जो मोबाइल फेस है वो हमेशा क्या होगा बेटा, आपके पास लिक्विड हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, लिक्विड हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं बेटा। और जो स्टेशनरी फेस है, स्टेशनरी फेस याद रखिएगा दे वुड बी सॉलिड। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है बेटा। अगर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेस है वो क्या होगा बेटा, सॉलिड, और मोबाइल फेस लिक्विड या गैस होगा। ठीक है बच्चे, बेटा मैंने अपलोड किया हुआ, मैं बाद में ना लेक्चर के बाद में देख लूंगा। ठीक है फरवा बेटा, वहां पे सिर्फ एमडीकेट केमिस्ट्री का ऑप्शन है सिर्फ। बेटा आप ऐसा करें ना, आप प्रोजेक्ट मैनेजर को जरा टेक्स्ट कर दें या उनसे कांटेक्ट करें कि क्या इशू आ रहा है, ये क्लियर हो जाएगा, मसला नहीं है। ड्राइव पे मैं अपलोड करने के बाद देख लेता हूँ उसको क्या उसमें इशू आ रहा है, भी लेक्चर के बाद मैं डिस्कस करूंगा। मैंने वर्कशीट 3 आपको अपलोड किया हुआ है ड्राइव में, आप प्रोफाइल में जाके ढूंढ सकते हैं, या आप अपना जो प्रोफाइल है या अपना जो आईडी है उसको जरा रिफ्रेश करके दोबारा चेक करें, मिल जाएंगे। अगर आपको ना मिले तो फिर मैं ज़रा उनसे डिस्कस करके फिर बताऊंगा इसमें क्या इशू आ रहा है। ठीक है बच्चे, आज भी मैंने इस चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज मैंने अपलोड करना है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के, तो आपने उसको भी प्रैक्टिस करना है। पहले वाले भी आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, सर आपकी ड्राइव एम्प्टी है। बेटा नहीं बेटा, मैंने अपलोड किया हुआ है, बट सॉरी मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, कोई इशू आ रहा है तो मैं बता दूंगा आपको, क्यों आपको शो नहीं हो रहा मैं बता दूंगा। ठीक है, बाद में मैं लेक्चर के बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ज़रा ख़त्म करें यार, ये जो नीचे जो आ रहा है ना। अच्छा जी बेटा, तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में याद रखिएगा जो स्टेशनरी फेस है, स्टेशनरी फेस याद रखिएगा बेटा, ये लिक्विड हो सकते हैं बेटा, आपके पास लिक्विड होगा। और साथ में जो मोबाइल फेस है दैट इज मोबाइल फेस इज क्या होगा बच्चे, आपके पास लिक्विड या गैस हो सकती है। याद रखिएगा कि जो आपके पास कुछ ऐसे भी है जिसमें स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस दोनों क्या होंगे बेटा, सेम भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए लाइक अगर से हमारे पास इस केस में अगर हम बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की, अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां पे स्टेशनरी फेस क्या है बेटा, स्टेशनरी फेस लिक्विड है और मोबाइल फेस हमारे पास क्या है बेटा, ये भी लिक्विड ही है। लिक्विड में आप मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हैं या सिंगल सॉल्वेंट भी आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें एक एमसीक्यूज भी आपसे पूछ सकते हैं बेटा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो पेपर है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो पेपर होगा ना बेटा, ये कैसे आपके पास लिक्विड होगा, जो पेपर है ये कैसे आपके पास लिक्विड होगा। तो इसका आंसर ये है कि जो पेपर के अंदर, जाहिर बात है बेटा, याद रखिएगा पेपर आप सेलुलोज से बनाते हैं, सेलुलोज के अंदर स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होंगे, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे बेटा, लिक्विड फेस कहेंगे। ठीक है बच्चे, और मोबाइल फेस आपके पास क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। इसमें याद रखिएगा या तो लिक्विड आपके पास सिंगल भी हो सकता है, इसके अलावा आप मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स भी ले सकते हैं, आप लिक्विड्स भी आप इसके अंदर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप एथेनॉल प्लस वाटर ले सकते हैं, आप इसके अंदर क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह, आप मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट को भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें याद रखिएगा क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप से सॉल्वेंट जो है वो ट्रेवल करती है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर, एक आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर, और एक आपके पास आएगा बेटा रेडियल आपके पास फॉर्म में ट्रेवल करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, बॉटम से आपकी तरफ ट्रेवल करना शुरू करेंगे सॉल्वेंट इस तरह यूं,
और डिसेंडिंग में अप टू बॉटम इस तरह ट्रेवल करना शुरू करेंगे बेटा सॉल्वेंट। और रेडियल में क्या होगा, वो मल्टी डायरेक्शन होगा, मतलब कभी इस तरह को भी जा सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है बच्चे, और हर डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं। इस फॉर्म को हम कहते हैं क्या बच्चे, रेडियल फ्लो ऑफ या रेडियल मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये आपके पास डिफरेंट कंडीशंस पे या डिफरेंट जो टाइप्स पे डिपेंड करती है कि आपने किस तरह से उसको सॉल्वेंट को ट्रेवल करवाना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें इसमें, तो हमारे पास जो नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, नॉर्मली एफएससी लेवल पे करते हैं, वो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में। लाइक अगर आपको याद हो तो आप क्या करते थे बेटा, एक पेपर स्ट्रिप बनाते थे तकरीबन 20 सेंटीमीटर आपके पास इसकी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। और आप क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर जो है एक लेड पेंसिल से आप लाइन ड्रॉ कर देते, बेस लाइन, जिसको बोलते हैं बेस लाइन। इसको क्या कहते हैं बेटा, बेस लाइन। आप बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब आपने क्या करना होता है, इसके ऊपर उस मिक्सचर को, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ इंक है, उस मिक्सचर की आपने स्पॉटिंग करनी है। स्पॉटिंग किसे कहेंगे बेटा, आप स्मॉल स्पॉट्स को लेकर आप इसके ऊपर इसके ऊपर स्पॉट जो है वो ऐड कर देंगे। इसको ड्राई करने के बाद फिर आपने क्या करना है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर इसको रख देना है। इस तरह के आपके पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक होते हैं बेटा, इसके अंदर आप रख देंगे जहां पे सॉल्वेंट मौजूद होगा। बेटा याद रखिएगा, सॉल्वेंट इस तरह से होना चाहिए कि आपका जो बेस लाइन है वो सॉल्वेंट के अंदर डिप ना हो। सॉल्वेंट के अंदर अगर डिप हो जाए तो फिर यहां पे प्रोसेस फिर खराब हो जाएगा। और याद रखिएगा, जो बेस लाइन है वो आपने हमेशा लेड पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है, पेन से नहीं करनी। याद रखिए, लेड पेंसिल कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन है, वो आसानी से उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए वहां पे ये स्पॉट्स को जो है वो डैमेज नहीं करते। अगर आप कोई किसी पेन से अगर इसके ऊपर लाइन, बेस लाइन बना दें, तो इसका मतलब यह होगा कि वो कलर खुद भी साथ क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, तो आपका पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। खैर, इसके बाद आपने तकरीबन आधे घंटे तक आपने इसको इस तरह रखना होता है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, आप यहां से इसको निकाल लेते हैं। पेपर के साथ जो स्पॉटिंग होगा, याद रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर और साथ में जो स्पॉट है, आफ्टर द सम इंटरवल ऑफ टाइम जब आप वहां से निकालेंगे तो इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राम। अब क्रोमेटोग्राम इस बेसिकली क्या है बेटा, वो चीज है जिसने आपको रिजल्ट देना होता है। रिजल्ट में ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पे ये पेपर आपके पास आ गया। लेट सपोज ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है जिसके ऊपर मैंने स्पॉटिंग की थी, और मेरे पास जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह से आया। एक कलर यहां पे डॉट आया, फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास यहां पे आया, और एक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पे आया। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, अब आपने क्या करना है, इस क्रोमेटोग्राम को यूज करते हुए आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट जो चीज आपने कैलकुलेट करनी है बेटा, जो फाइंड करनी है, दैट इज रिटार्डेशन फैक्टर। आपने रिटार्डेशन फैक्टर को आपने रिटार्डेशन फैक्टर को क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। आरएफ वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, आरएफ वैल्यू। तो याद रखिएगा, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि आरएफ वैल्यू को आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा, किस तरह कैलकुलेट करेंगे। आरएफ विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सॉल्यूट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। देखिए आपके पास ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बेटा कि रिटार्डेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट आपके पास ये है ना, दिस इज सॉल्यूट, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, लेट अज्यूम कि ये जो आपके पास है, दिस इज द ए कंपोनेंट, ये आपके पास बी कंपोनेंट है, ये आपके पास क्या है बेटा, सी कंपोनेंट है। अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो ए ने, जो ए कंपोनेंट है, उसने ओरिजिनल स्पॉट से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, यहां तक। इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। इसी तरह बी ने कितना किया है, बी कंपोनेंट ने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह सी ने कितना किया बेटा, सी ने यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आपके पास सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया है, सी ने, ठीक है। इसके साथ ऑब्वियसली
कंपोनेंट ट्रेवल तभी करेंगे जब आपका सॉल्वेंट भी क्या करे, उसको अपने साथ ऊपर लेके जाए। तो यहां पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहां तक सॉल्वेंट ने जो है अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास फॉर एग्जांपल y, जो लेट सपोज हम कहते हैं कंपोनेंट ए के लिए या सॉल्वेंट के लिए हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय या सॉल्वेंट को हमने y से शो किया। तो आरएफ वैल्यू कैसे निकलेंगे, आरएफ वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, हाँ जी बच्चे, आरएफ वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल बाय या सॉल्वेंट सल्यूट फ्रॉम ओरिजिनल सपोर्ट। फॉर एग्जांपल ए के लिए हम फाइंड करें आरएफ फैक्टर फॉर ए, आरएफ फैक्टर फॉर ए कंपोनेंट, तो आंसर किस तरह कैलकुलेट करेंगे बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ सल्यूट फ्रॉम ओरिजिनल सपोर्ट, ये स्मॉल ए डिवाइडेड बाय y, ये आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट के लिए आ गया। इसी तरह आर एफ बी किसके बराबर होगा बेटा, स्मॉल बी डिवाइडेड बाय y, और आर एफ सी विल बी इक्वल टू स्मॉल सी डिवाइडेड बाय y। तो ये तीन फॉर्मूला आपके पास है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप किसी भी कंपोनेंट्स की आर एफ रिटार्डेशन फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा यहां तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन है किसी का, हाँ जी, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा। हमजा बेटा कोई सवाल है, हमजा बेटा, जी बेटा कोई सवाल है तो बता दे मुझे जरा, वरना मैं इसको रेस कर दूंगा। यस, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, जी बच्चे। जी बेटा कोई क्वेश्चन है किसी का, बता दे जरा मुझे कोई क्वेश्चन है तो। ओके बेटा, ठीक हो गया, क्लियर है सबको, ठीक है, हम आगे चलते हैं। ओके बेटा, बेटा इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप एक दफा लेक्चर को रिवाइज कर लेना, ताकि आपको जब आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज वैसे भी आसान एमसीक्यूज होंगे जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे सारे के सारे। आई होप सो कि इसमें इतनी ज्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 3 गैसेस, चैप्टर नंबर 3 गैसेस। बेटा जरा गौर से देखना बेटा, आपने अब यहां से आगे कैलकुलेशन बेस्ड आएंगे तो जरा आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा यहां पे देखिए, जरा बोर्ड पे चैप्टर नंबर 3 है आपका, दैट इज गैसेस, दैट इज गैसेस। बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर हम किसी भी सब्सटेंस की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, लेट सपोज मेरे पास एक सब्सटेंस है, अगर मैं उसको हीट करना शुरू कर दूं, हीटिंग, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को हीट करना शुरू करूं, हीट इंक्रीज करता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, तो याद रखिएगा उस कंपाउंड की या उस सब्सटेंस की, याद रखिएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दे तो उस सब्सटेंस के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स है उनकी, या जो एटम्स है या जो मॉलिक्यूल है, उनके आपस में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, आपस में मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस है वो वीक होती जाएगी। अब आपको इसकी मैं रीजन भी बताऊंगा, इससे पहले जरा आप एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना है। यहां जरा बोर्ड पे देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी सॉलिड को, अगर मैं किसी सॉलिड को हीट करूं तो ये किस में जाएगा बच्चे, दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और अगर मैं इस लिक्विड को मजीद हीट करूं तो ये किस में जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। किस में जाएगा बच्चे, वेपर्स में। और याद रखिएगा अगर उस वेपर को मैं मजीद हीट करूं, मजीद क्या करूं बच्चे, हीट करूं, और कुछ इस तरह से हीट करूं कि जो टेम्परेचर होगा, जो मैंने टेम्परेचर दिया है वो ग्रेटर हो, मच मोर ग्रेटर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर उस क्रिटिकल टेम्परेचर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो आपका जो वेपर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में बच्चे, कन्वर्ट इनटू गैस, ठीक है। तो आप सॉलिड को लिक्विड में ले जाने के लिए हीट करेंगे, सिंपल आप इसको हीटिंग करेंगे, ठीक है। और अगर लिक्विड को अगर आप हीट करें तो वेपर में जाएंगे, वेपर को अगर आप हीट करें और इतना टेम्परेचर दे दें कि वो टेम्परेचर उस वेपर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे ज्यादा हो, उस वेपर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे ज्यादा हो, तो फिर कहां जाएगा, ये गैस में जाएगा। अब आपको पता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज है, वो आपके पास टेम्परेचर होगा जिसमें कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फेस में रहे,
ठीक है, जिससे ऊपर वो लिक्विड में ना रहे, दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। हम आगे उसे भी इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा इस केस में मैंने अभी आपको कहा कि भाई अगर आप किसी भी सब्सटेंस को गैस में लेके जाना है, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस को आपने, लेट सपोज मैं आपको एक सपोज एग्जांपल देने लगा हूं, अगर आपने वेपर से जाना है आपने लिक्विड में, और अगर आपने गैस से आना है लिक्विड में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट से टेक्निकल, इनको अच्छी तरह याद रखिएगा। देखिए जरा, अगर आप किसी वेपर को लिक्विड में लेके जाना है या गैस को लिक्विड में लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेटा याद रखिएगा, आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा वेपर को लिक्विड बनाने के लिए। वेपर्स को लिक्विड बनाने के लिए आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और याद रखिएगा गैस को लिक्विड में लाने के लिए भी प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इसके क्या रीजन है, यहां देखिए जरा, अगर देखिए वेपर फेस में मॉलिक्यूल एक दूसरे के दूर दूर होंगे बेटा, जब एक दूसरे के दूर दूर होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है बच्चे। तो जब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक वक्त आएगा इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट वो अपने फेस वेपर से किस में लेके जाएंगे? लिक्विड में लेके जाएंगे। अब यहां गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है? याद रखिएगा, वेपर्स में मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो गैसेस के दरमियान, गैसेस के मुताबिक, या अगर आप गैसेस से कंपेयर करें तो उसकी निस्बत कम होती जाती है। याद रखिएगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, जो फोर्सेस इनके दरमियान होगी, वो कम होगी वेपर्स में एज कंपेयर टू क्या बेटा? आपके पास गैसेस। मतलब यह है कि आपके पास वेपर और गैसेस को अगर आपने लिक्विड में लाना हो तो याद रखिएगा दोनों केसेस में आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन गैस के उसमें इस केस में आपने एक और चीज भी करना है, दैट इज टेम्परेचर रिड्यूस करना है। आपने टेम्परेचर क्या करना है? कम करना है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपने गैस को लिक्विड में लेके जाना है तो एक तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, सेकेंड थिंग वुड बी टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट आपका गैस किस में जाएगा बेटा? लिक्विड में जाएगा। सॉरी, ठीक है बच्चे। अब हम जरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है बेटा, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब यहां पे हम जरा देखते हैं, इसको मैं एक टेबल फॉर्म में आपको यहां पे शो करूंगा बेटा। प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चे, यहां पे हम लिखते हैं गैस, यहां पे हम लिखेंगे लिक्विड, और यहां पे हम लिखेंगे सॉलिड। ठीक है बच्चे, यहां पे हम लिखेंगे सॉलिड। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले देखते हैं बेटा शेप्स को। अगर हम बात करते हैं शेप्स की, इसके बाद हम इसमें बात करेंगे वॉल्यूम की, इसके बाद हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम इसमें, और इसके बाद डिफ्यूजन की बात करेंगे। अब आप जरा देखिए बेटा, जरा गौर से देखिए। अगर हम बात करते हैं गैसेस की, तो याद रखिएगा गैसेस हैव नो फिक्स शेप। कोई इसकी शेप नहीं होती ना बेटा, नो शेप। याद रखिएगा, नो शेप, नॉट फिक्स्ड या नॉट फिक्स शेप। लिक्विड की अगर हम बात करें तो इनकी भी कोई खास शेप नहीं होती, स्पेसिफिक शेप नहीं होगी बेटा इनकी भी, तो नॉट फिक्स्ड। और सॉलिड की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सॉलिड की कोई ना कोई स्पेसिफिक शेप होती है, तो हम यहां पे लिखेंगे फिक्स्ड शेप। ठीक है बच्चे। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, नॉट फिक्स वॉल्यूम, कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होगा बेटा इनका, नॉट फिक्स वॉल्यूम। ठीक है। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका भी जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम होगा जो कंटेनर का होगा, इसको हम कह सकते हैं फिक्स वॉल्यूम, हम कह सकते हैं इसके भी। ठीक है। एक खास डेफिनेट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सॉलिड के हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम होगा, इसको हम फिक्स्ड ही कहेंगे। और इसका भी वही केस होगा बेटा, वॉल्यूम जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, वही इसका वॉल्यूम होगा। तो हम इसको भी यही कहेंगे, कोई खास स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका नहीं होगा। जाहिर बात है, जब किसी कंटेनर के अंदर हम इसको ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम हमें पता चलेगा। ठीक है। आईएमएफ की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो याद रखिएगा गैसेस के अंदर वेरी वेरी वीक फोर्सेस होती है बेटा, वेरी वेरी वीक फोर्सेस। और लिक्विड के अंदर क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा। और सॉलिड के अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है बच्चे, तो ये आपने याद रखते हैं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक गैसेस के केस में,
स्ट्रांग होंगे लिक्विड में और वेरी स्ट्रांग होंगे सॉलिड में। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैसेस में होती है, याद रखिएगा बेटा, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी गैसेस में, और लिक्विड के अंदर मॉडरेट होती है बेटा, मॉडरेट, और सॉलिड के अंदर बेटा क्या होगा बेटा, लो होगा। क्या होगा बेटा, लो। और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की अगर बात करें, डिफ्यूजन की जरा बात करें तो याद रखिएगा बेटा जो गैसेस है इनकी डिफ्यूजन रेट हमें हमेशा याद रखिएगा बेटा वेरी हाई होगा, वेरी हाई डिफ्यूजन रेट। और लिक्विड में अगर हम जरा देखें तो उसके अंदर वही बात होगी, मॉडरेट होगी बेटा। और जो सॉलिड है उनके अंदर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ऑब्वियसली सॉलिड के अंदर जो है ये ना होने के बराबर जो है डिफ्यूजन होगी। ठीक है बच्चे, यहां तक सबको क्लियर है? कोई सवाल किसी बच्चे का यहां तक बेटा देखे जरा गैसेस की प्रॉपर्टीज में, अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चे, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? जी बेटा, जरा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, जी बेटा, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? मेरा ख्याल है ये तो बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। बेटा आपको समझ आ रहा है बेटा, ये चीजें समझ आ रही है आपको सबको? हाँ जी, इसमें कोई मसला तो नहीं है? जरा बताइए बेटा मुझे कमेंट्स में। हम आगे चलते हैं बेटा। अब इसमें एक टॉपिक मैं यहां पे डिस्कस करके जाऊंगा बेटा, ये आपको एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ जाता है बेटा। आप जरा इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। यहां पे जरा देखें, दैट इज स्केल ऑफ थर्मोमीट्री, स्केल ऑफ थर्मोमीट्री। याद रखिएगा स्केल ऑफ थर्मोमीट्री में हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। लाइक क्या क्या है बेटा आपके पास? डिग्री सेल्सियस है सेंटीग्रेड में, इसके अलावा डिग्री फ़ारेनहाइट भी हम इस्तेमाल करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? केल्विन। ठीक है बेटा, एक और यूनिट भी है जो आपके सिलेबस में तो नहीं है। ठीक है, इस डेंसिटी की बात हम इसमें नहीं करेंगे बेटा, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, बेसिक बेसिक चीजें हैं। डेंसिटी के हवाले से अगर आप जरा देखें तो उन सबकी ऑब्वियसली सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पास है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहां पे डिस्कस किया है तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है बेटा, वो सारे यहां पे डिस्कस करते रहेंगे तो फिर जाहिर बात है सारे टाइम इसी में चला जाएगा। आपको पता है कि जो इंट्रो टेस्ट की क्लास है उसमें हमने मोर कंसेप्चुअल और ज्यादा से ज्यादा आप इंपॉर्टेंट को ही डिस्कस करेंगे। सारे के सारे डिटेल में अगर हम टॉपिक को पढ़ते रहे तो आपको पता है फिर सारा टाइम इसी में चला जाएगा। तो जो मुश्किल है आपको, जहां पे आपने अंडरस्टैंड करना है पेपर के हवाले से, उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस किया करूंगा। बाकी बेसिक और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, वो सारे यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, स्केल ऑफ थर्मोमीट्री में डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन। एक और यूनिट भी है, कभी नाम सुना है बेटा आपने डिग्री रेनकाइन का? डिग्री रेनकाइन नाम सुना है कभी आपने? डिग्री रेनकाइन। जी बच्चे, किसी ने सुना है नाम डिग्री रेनकाइन का? याद रखिएगा ये भी टेम्परेचर के लिए एक यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं और इसको ज्यादातर इंजीनियरिंग पर्पस में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। अब हम जरा देखते हैं वन बाय वन जो स्केल है उसको हम जरा डिस्कस करते हैं। बेटा इसको अच्छी तरह समझे, यहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं बेटा, और आया भी है पेपर में, प्रीवियस पेपर में जो है अगर आप देखें तो वहां से स्केल ऑफ थर्मोमीट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको जरा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। हमारे पास 3 को हम डिटेल पढ़ेंगे। नंबर 1 दैट इज सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड जिसको हमने डिग्री सी से शो किया था। याद रखिएगा इसमें हम वाटर को एज अ रेफरेंस लेंगे। क्या लेंगे बेटा? वाटर को हम एज अ रेफरेंस रख के हम इसमें एक कैलकुलेशन टाइप बनाएंगे, उसको जरा देखें। यहां देखें जरा बच्चे, जरा अगर बात करते हैं हम वाटर की, तो वाटर आइस कब बनती है बेटा? आइस कब बनती है वाटर? 0 डिग्री सी पे आइस बनती है और 100 पे जाके क्या बनेंगे बेटा? क्या होगा? बॉयल होगा। ऐसा ही है ना बेटा? 0 डिग्री सी पे आइस बनती है, मैं साथ मेंशन भी कर देता हूं, आइस बनती है बेटा, और वाटर बॉयल करेगा कितने पे बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा। अगर आप 0 से 100 के दरमियान कैलकुलेशन करें तो कितने पार्ट्स होंगे? इसके दरमियान टोटल 100 पार्ट्स होंगे और हर पार्ट 1 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के बराबर होंगे। दोबारा सुनो, वाटर एज ए रेफरेंस लिया हमने, हमें पता है वाटर आइस बनती है 0 डिग्री सी पे और 100 डिग्री सी पे बॉयल करेगा। 0 से 100 तक अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास टोटल 100 पार्ट्स होंगे और हर पार्ट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बराबर होगा।
ठीक है बच्चे। इसी तरह अब हम जरा इसमें ऐड करते हैं, दैट इज सेकेंड हमारे पास क्या चीज है बेटा, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा अगर हम वाटर को एज ए रेफरेंस लेके देखें तो डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आइस बनती है। याद रखिएगा क्या बनती है बेटा, आइस। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर क्या करेगा बेटा, बॉयल करेगा। वाटर फ्रीज एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉयल करेगा। आप जब अल्लाह ना करे अगर आपको कोई बुखार हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, तो आप जब हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर यहाँ पे आपको क्या कहते हैं बेटा, आपका बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 103 है, 104 है। बेटा डिग्री सेल्सियस में बात नहीं करेंगे कभी भी, हमेशा किस में करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगर आप डिग्री सेल्सियस में बात करें ना 102 टेम्परेचर, तो आपका बॉडी मेल्ट हो जाएगा। 102 डिग्री सेल्सियस पे हमारे बॉडी क्या हो जाएगा बेटा, मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, फ़ारेनहाइट में। ठीक है बच्चे। अगर आप यहां से लेकर 32 से लेकर 212 तक अगर हम पार्ट्स गिने तो यहां पे तकरीबन 180 पार्ट्स होंगे। ठीक है बेटा। और हर एक पार्ट जो है, हर एक पार्ट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। द पॉइंट इज गॉट इट। हाँ जी बेटा। इसी तरह अगर हम केल्विन की बात करते हैं, केल्विन की बात करेंगे बेटा, केल्विन में याद रखिएगा, केल्विन में याद रखिएगा बच्चे, केल्विन में आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना एमसीक्यूज के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है बेटा, केल्विन। तो आपने पॉइंट भी याद रखनी है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज केल्विन। अब इसमें जरा देखें, वाटर को एज ए रेफरेंस रखे देखते हैं हम, तो याद रखिएगा 273 केल्विन पे वाटर जो है वो आप याद रखिएगा बेटा आइस बनती है। क्या बनेगी बेटा, आइस 273 पे। और अगर आप इसको बढ़ा दे टेम्परेचर और 373 पे लेके जाए केल्विन पे, तो याद रखिएगा इस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो क्या करेगा बेटा, बॉयल करेगा। जो क्या करेगा बेटा, बॉयल करेगा। और अगर आप यहां से लेकर यहां तक अगर आप ट्रेवल करके काउंट करें तो ये तकरीबन 100 पार्ट्स बन जाएंगे और हर एक पार्ट 1 केल्विन के इक्वल होंगे। रेनकाइंड को हम सेपरेट से डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के हवाले से वो मैंने आपको ब्रीफ था, आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया कि इसको कैसे हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। अब बात आती है कन्वर्जन की। आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन, आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे एक दूसरे में, याद रखिएगा बेटा। हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में लेके जा सकते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह डिग्री फ़ारेनहाइट को हम किस में लेके जा सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में लेके जा सकते हैं। हम डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में लेके जा सकते हैं और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में लेके आ सकते हैं। तो हम वेरी ब्रीफली देखेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपके पास कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो और आपने जाना हो केल्विन में, तो आप क्या करेंगे बच्चे, याद रखिएगा केल्विन में जाने के लिए आपको क्या होगा बेटा, यहां देखिए केल्विन के इज इक्वल टू, जी बच्चे, जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा इसमें आप 273 को प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर किस में आएगा, केल्विन में आएगा। मसलन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपके पास फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस है या 5 डिग्री सेल्सियस है, तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा तो वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा। अगर हम बात करते हैं केल्विन से डिग्री में जाना हो तो आप उसी को माइनस कर देंगे, -273 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो पॉइंट हमने यहां पे डिस्कस करने बेटा वो ये है कि अगर आपके पास क्या हो बेटा, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो, ठीक है, डिग्री सेल्सियस से आपने कहा जाना हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में। जी बच्चे, यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बताइए जरा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे। जी बच्चे, कोई सवाल किसी का, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा। हाँ जी, है किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? जी बेटा, मैं पहले इसको कन्वर्ट करूंगा, इसके बाद इसका उलट हम देखेंगे। ठीक है, बताया जरा, कोई क्वेश्चन किसी का बेटा?
एनी क्वेश्चन अबाउट दिस बेटा? सही है, तो चले देखते हैं जरा। अगर आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया हुआ है, आपने जाना है डिग्री सेल्सियस में, तो आप क्या करेंगे बच्चे? सिंपल ये है कि आप इसमें क्या करेंगे बेटा? डिग्री सी क्या करेंगे बच्चे? हाँ जी बताओ जरा। डिग्री सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? डिग्री सी किसके बराबर होगा बेटा? 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32। इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे बेटा? डिग्री फ़ारेनहाइट, देखें डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। हाँ जी एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं 273. हाँ जी ये ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे 16 को राउंड ऑफ करके 273 ही रखा हुआ है। इट डजंट मैटर कि आप पॉइंट के बाद एग्जैक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी बच्चे, हाँ जी किसी का कोई क्वेश्चन है? एक मिनट यार, इसमें कोई किसी का सवाल है बेटा? जी, अगर हम डिग्री से किस में जाए बच्चे? अगर हम डिग्री से जाए फ़ारेनहाइट में, ओहो सॉरी बेटा ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा सॉरी। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो तो क्या करेंगे? इसी का उलट कर दो बेटा। टॉर्क प्रेशर के लिए है, वो प्रेशर के लिए होगा बेटा, टॉर्क प्रेशर के लिए होगा, उसकी जरूरत यहां पे नहीं है। अगर हम बात करते हैं ना टॉर्क की, तो वो प्रेशर का यूनिट है, वो हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक, इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हम, प्रेशर को डिटेल में पढ़ेंगे। और जो आपका आर की वैल्यू होती है ना, जिसको जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं आर, उसकी वैल्यूज को भी हम डिफरेंट यूनिट्स में फाइंड करते हैं, उसमें भी टॉर्क की बात होगी। 760 टॉर्क, या आपके पास एटीएम में भी, या मिलीमीटर ऑफ एचजी में भी, या पाउंड पर स्क्वायर इंचेस में भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। वो सारी बातें आगे आ जाएगी। यहां तक किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। जी, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे लेके जाएंगे बेटा? डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में लेके जाने के लिए हम 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट से फ़ारेनहाइट में जाना हो तो आप क्या करेंगे बच्चे? जी बच्चे क्या करेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू, इसको उलट कर दो 9/5, इसको उलट कर दो ना 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे बेटा? इससे हम फाइंड करेंगे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना बेटा। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये 5/9 कहां से आया। याद रखिएगा 5/9 मैंने कहां से लिया, इधर देखिए बेटा, यहां बोर्ड पे देखिए। हमारे पास अगर डिग्री सेल्सियस की हमने बात की तो जो डिफरेंस था हमारे पास, यहां देखिए जरा बोर्ड पे सारे बच्चे, यहां पे 180 आपके पास क्या है बेटा? एक तो डिफरेंस फ़ारेनहाइट में 180 का है, 180, ठीक है बेटा। और अगर आप बात करते हैं इसकी वाटर की, तो यहाँ कितने पार्ट्स हैं? 100। तो आप इसको जरा सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे? जी बच्चे, कोई क्वेश्चन किसी का इसमें? 5/9 आ जाएगा इसमें। कोई सवाल किसी का इसमें है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। मैं इसको जरा रेस कर दूं बेटा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा हाँ, एक और बात यहां बता के मैं जाऊं बेटा, आपके पास एक और यूनिट भी है। टाइम क्या हुआ बेटा? टाइम जरा मैं देखता हूं। पहले आपका टाइम इसमें ख़त्म हो रहा है, बस डिग्री रैंकाइन को देख के फिर हम आपका टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे? जी बेटा, यहाँ देखिए ज़रा सारे बच्चे बोर्ड पे, डिग्री रैंकाइन इसको कैसे निकालेंगे बेटा? याद रखिएगा, इसको फाइंड करने का मेथड ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास फ़ारेनहाइट में है, ठीक है बेटा, फ़ारेनहाइट में है कोई टेम्परेचर, तो आप फ़ारेनहाइट में 460 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास डिग्री रैंकाइन निकल आएगा। ठीक है बेटा, दिस इज आल्सो यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और इससे हम क्या करते हैं बेटा? डिग्री फ़ारेनहाइट में 460 को प्लस करके डिग्री रैंकाइन निकालेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपस में इक्वल होगा?
हाँ जी, आपने टेम्परेचर बता रही है एमसीक्यू से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस आपस में बराबर? तो बेटा याद रखिएगा -40, -40 इज द आंसर। इस -40 को अगर आप या इस फार्मूले में या इस फार्मूले में पुट करें तो आपके पास डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में क्या हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटा, अब आपका टेस्ट शुरू होगा। टेस्ट अब आपका शुरू होने लगा बेटा, आपके स्क्रीन पे शो होगा टेस्ट, आप ज़रा टेस्ट अटेम्प्ट करें। जी बच्चे, आपका ठीक हो गया ये, और ज़रा ठीक है बेटा। बेटा आप मार्क्स कम है, 1 2 3। बेटा ज़रा यहाँ पे एक बात ज़रा सुन लेना बेटा, लास्ट पॉइंट ज़रा एक। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बात की बेटा आपको कि 5/9 ये कहाँ से आया था। ठीक है, थर्मोमीटर में याद रखिएगा जो बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में, उसको आपने क्या करना है 100 पे 180 पे डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास आंसर आएगा 5/9। ठीक है बेटा, द पार्ट्स ऑफ, अगर हम देखें यहाँ पे वाटर में तो 100 पार्ट्स है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने बेटा? 180 है। तो आपने 180/100 नहीं करना बल्कि 100/180 करना है। जरा वो लिखते वक्त उसमें मिस्टेक हो गया था, 100/180 है तो 5/9 आएगा। ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा आप। और इसके बाद कोई किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? आज का लेक्चर अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्स यू। ठीक है बेटा, और अपनी आप लोग रिव्यू लाजमी दे दीजिएगा। कोई मसला है किसी का, टेस्ट डिस्कशन डे बेटा आपको मैं बता दूंगा, आपको बल्कि अपडेट भी हो जाएंगे, स्केजुअल अपडेट हो जाएंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कशन भी क्या करेंगे। ठीक है बच्चे, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी बच्चे, पर ठीक है बेटा, आप लोगों ने अपने रिव्यू लाजमी देना है। आपका रिव्यू देखें मुझे अंदाज़ा होगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, कोई मसला तो नहीं है। कोई मसला है तो मैं आपसे डिस्कस किया करूँगा, तो लाजमी अपने रिव्यूज़ दे दीजिएगा। और कल हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, गैसेस लॉ को डिस्कस करेंगे। कल से हमारा जो पोर्शन होगा गैसेस के, वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और गैसेस लॉज को हम देखेंगे। जनरल गैस इक्वेशन को भी हम देखेंगे। हमने क्या बताया था बेटा, वो मेरे पास यहाँ पे सिस्टम पे ओपन नहीं है, मैं आप बाद में मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक हो गया। ओके बच्चे, फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।